प्रिय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जय सिंह साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, कमला देवी राठी, गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। मैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के एमए फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर जलवायु भू आकर्षी विषय पर आप लोगों के समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि अभी तक के हम लोग अध्ययन में ये जानते थे कि किसी भी स्थान को के जलवायु को जो उच्चावच होता है, भू आकार है, उसका धरातल का स्वरूप है, वो प्रभावित करता है। कहीं पर वर्षा ज़्यादा होना और कहीं पर हवाएं ज़्यादा चलना, ये सब जो मौसमी गुण हैं ये भू आकार से निर्धारित होता है। जैसे पर्वतों पर जाएंगे तो वहाँ की जलवायु है ठंडी होती जाती है, मैदानों में आएंगे तो इसकी जलवायु है बदलते जाता है। ये समझते थे कि भू आकार है जलवायु प्रभावित करता है। लेकिन ये जो आप लोग ये जानेंगे इस व्याख्यान में कि भू आकार को जलवायु नियंत्रित करता है। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है जलवायु भू आकर्षी, इन्हीं बिंदुओं पर जलवायु और भू आकर्षी के बीच में क्या संबंध है इस पे आधारित है। जलवायु भू आकर्षी संकल्पना का सूत्रपात वास्तव में जर्मनी और फ्रांस से हुआ। जर्मन विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया कि जर्मनी में उन्होंने जर्मन अपने देश के जो भौगोलिक स्थिति है, जलवायु संबंध है, उसके बारे में उन्होंने ये देखा प्रत्येक जलवायु प्रदेश में विशेष प्रकार के स्थल रूपों का समूह विकसित होता है तथा एक जलवायु प्रदेश के स्थल रूप दूसरे जलवायु प्रदेश से भिन्न होते हैं। मतलब ये किसी विशिष्ट जलवायु में विशेष प्रकार के स्थल रूपों का विकास होता है, निर्माण होता है। और एक जलवायु प्रदेश में जो है जो स्थित जो स्थलाकृति है दूसरे जलवायु प्रदेश से भिन्न होता है। ये फ्रांस में भी स्थल रूपों के निर्माण के और विकास में जलवायु को नियंत्रित, वहाँ के लोग भूगोलवेत्ता भी ये मानने और उन्होंने अध्ययन के आधार पर माना कि किसी भी स्थान के स्थल के विकास और निर्माण प्रक्रिया को जलवायु नियंत्रित करता है। इस प्रकार से तो जर्मनी में इन प्रमाणों के आधार पर और पर्यवेक्षणों के आधार पर एक संकल्पना प्रतिपादित हुआ कि भूआकृतिक प्रक्रम होता है, जलवायु से प्रभावित तथा नियंत्रित होता है तथा प्रत्येक प्रकार की जलवायु अपना स्वयं का विशिष्ट स्थल रूपों का समूह उत्पन्न करता है। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर देखते हैं भूआकृतिक प्रक्रम क्या है। तो अपर्दन के जो निम्नीकरण प्रक्रिया में संलिप्त जो क्रियाएं हैं जिसको हम अनुच्छादन कहते हैं, अनुच्छादन के अंतर्गत दो चीज़ आता है, एक अपक्षय और दूसरा अपर्दन। ये मिला करके ये भूआकृतिक प्रक्रम कहलाता है, जो कि किसी भी स्थान के स्थल मंडल के या वहाँ के उच्चावच को अपर्दित करने में या उसको निम्नीकरण प्रक्रिया में सतत रूप से प्रयत्नशील रहता है। तो पहला अपक्षय आप जानते हैं भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय होता है। इसमें भौतिक अपक्षय टोटल तापमान, वर्षा, तुषार से नियंत्रित होता है और भौतिक अपक्षय धरातल को प्रभावित करता है, धरातल की संरचना विकास को प्रभावित करता है। तो आप समझ रहे हैं अपक्षय जब भौतिक अपक्षय है जलवायु भौतिक अपक्षय को, भौतिक अपक्षय धरातल के उच्चावच को किस प्रकार नियंत्रित करता है। इसी प्रकार से देखते हैं रासायनिक अपक्षय होता है ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी स्थान पे जो खास तौर पर लोहे जैसे खनिज में या खनिज युक्त चट्टानों में किस प्रकार ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। जहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है वहाँ कार्बोनेशन की क्रिया किस प्रकार से संपादित होता है। और हाइड्रेशन जो होता है वो चट्टानों में जल के द्वारा जो घोलीकरण की क्रिया किस प्रकार से संपादित होता है।
तो जलवायु किसी स्थान पर ये क्रियाएं ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन की क्रिया जलवायु से ही कंट्रोल होता है। फिर रासायनिक अपक्षय के रूप में आपको दिखाई देता है। और रासायनिक अपक्षय का प्रभाव वहाँ के ऊंचाई पे प्रभाव पड़ेगा, अपरदन कितना गति से होगा, परिवहन निक्षेपण कैसे कहाँ पर होगा। तो कुल मिलाकर के भव्याकृति में अपक्षय के रूप में देखेंगे तो ये प्रक्रम है जलवायु है जलवायु है उस वहाँ पर धरातल पे उसके विकास एवं स्वरूप को निर्धारित करें। इसी प्रकार से अपर्दन के प्रक्रम भवाकृतिक प्रक्रम में अपर्दन के रूप में देखेंगे तो नदी है, भूमिगत जल है, पवन, हिमनद और समुद्र है। ये अपना अलग अलग अपरदनात्मक, परिवहन और निक्षेपणात्मक कार्य करते हैं। तो ये भी अपर्दन का कार्य करते हैं। जैसे नदी है, आपको अपरदनात्मक कार्य में भी आकार की घाटी का निर्माण करता है, गार जगह का निर्माण करता है, कैनियन, जलप्रपात, सोपान, रिवर, मिंडर्स, पेनेप्लेन, रिया तट, ये अपरदनात्मक कार्य है नदी करता है। वो नदी के रूप में निक्षेपण में जहाँ पर निक्षेप करता है जलोढ़ पंख बनता है, किनारे में होता है तटबंध होता है, डेल्टा बनता है। इसी प्रकार से आप पवन देखेंगे तो अपरदनात्मक कार्य में ये अपना छत्रक बनाता है, भूस्तंभ बनाता है, इंसेलबर्ग बनाता है, जूजेन, यार्डांग, ये क्रियाएं होती हैं। तो आपको कहने से तात्पर्य ये है इसके निक्षेपणात्मक कार्य में बालू का स्तूप बनेगा, लोयस बनेगा, मैदान बनेगा, हिमनद होता है। इसी प्रकार से अपने प्राथमिक कार्य में यू आकार की घाटी, हैंगिंग वैली, सर्क, हार्न, नूनाटक, अरेत, रास मुठाने, फ्यार्ड तट का निर्माण करता है। और निक्षेपण कार्य मोरेंस जो बनता है, ड्रमलिन, एस्कर, ये सब आकृतियों का ये निर्माण करता है। तो कहने का तात्पर्य है भव्याकृतिक प्रक्रम में जो होता है ये अपर्दन के रूप में अपरदनात्मक कार्य, निक्षेपण कार्य, परिवहन कार्य करता है। और ये जलवायु से प्रभावित और नियंत्रित हो रहा है। और हर प्रकार के जलवायु में, प्रत्येक प्रकार के जलवायु का अपना स्वयं का विशिष्ट स्तर रूप उत्पन्न करता है। तो नदी जहाँ पर होता है, कार्यशील होता है, वहाँ पर ये सब आकृतियाँ बनेंगी, निक्षेपण और अपरदन से अलग। भूमिगत जल से अलग बनता है, अपरदनात्मक कार्य में ये आकृति अलग बनती हैं। और निक्षेपण में देखेंगे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, केव्स, पिलर, ये बनेगा। पवन का अलग अपरदनात्मक और वो निक्षेपणात्मक कार्य, हिमनद का अलग कार्य है। तो प्रत्येक प्रकार के अलग जलवायु होता है, जलवायु में ये अपना विशिष्ट स्तर रूप निर्मित करता है, उत्पन्न करता है। क्योंकि जलवायु ही निर्धारित करता है कि कहाँ पर हिमनद होगा, कहाँ पर नदी प्रवाहित होगी और कहाँ पर पवन के रूप में कार्यशील होगा। इस प्रकार से देखते हैं विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों में अपक्षय के प्रक्रम तथा कार्य है करने की दर, वनस्पति का वाह या जो वाही जल, अपरदन स्वरूप, दर तथा स्तर रूपों के विकास में संबंधित भिन्न भिन्न होते हैं। वाही जल से तात्पर्य होता है कि आप वाही जल कहते हैं धरातल की सतह पर फैलकर बहने वाले वर्षा जल होता है, उसको हम वाही जल कहते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं इस संकल्पना का जो पृष्ठभूमि है इन बातों पर आधारित है कि विभिन्न जलवायु प्रदेशों में स्तर रूप एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। दूसरा, स्तर रूपों में यह भिन्नता जलवायु के विभिन्न जो कारक है के अपक्षय, अपरदन तथा वाही जल के प्रभाव के कारण होता है। तीसरा देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन के बावजूद भी यदि जलवायु स्तर रूप में संबंध के प्रमाण नष्ट नहीं होते। तो इस प्रकार से आप जो संकल्पना है ये इस पर आधारित है कि स्थल जलवायु का स्थल रूपों पर पूर्णतः प्रभाव होता है। अब हम लोग देखते हैं भव्याकृतिक प्रक्रम तथा जलवायु का जो नियंत्रण। विभिन्न प्रकार के जलवायु में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम कार्यरत होते हैं, जैसे पहले बताया गया है। तथा जलवायु में भिन्नता के साथ साथ अपक्षय तथा अपरदन भी प्रभावित होता है। जलवायु के तत्वों में तापक्रम, वर्षा, ये प्रमुख नियंत्रण कारक
नियंत्रक कारक के रूप में इसका मान्यता मिली हुई है। उच्च वार्षिक तापक्रम और वर्षा के कारण अलग प्रभाव पड़ता है अलग क्षेत्रों में। जहाँ पर न्यून तापक्रम है और जहाँ पर न्यून वर्षा है वहाँ पर अलग प्रकार के रासायनिक और भौतिक अपक्षय क्रियाएं संपादित होती हैं। इस प्रकार से जलवायु है किसी भी स्थान के रासायनिक तथा भौतिक अपक्षय क्रिया को प्रभावित करता है। उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा के कारण वनस्पतियों का घना आवरण हो जाता है। भूमध्य रेखीय देशों में जहाँ पर अधिक वर्षा होती है और जहाँ पर उच्च तापमान होता है तो वनस्पतियों का घना आवरण आच्छादित हो जाता है, जिस कारण से वहाँ पर भौतिक अपक्षय, चादर धुलन मतलब पूरा क्षेत्र है जो उसमें अपर्दन की क्रिया होना, मृदा क्षरण की क्रिया जो सॉइल इरोजन की क्रिया शिथिल हो जाती है। वनस्पतियाँ नदियों की घाटी के निचले भाग तक पहुंचकर नदी द्वारा होने वाले पारस्व अपर्दन को कम कर देती है, जिस कारण से घाटी का चौड़ा होना शिथिल हो जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे आप जल और तापक्रम के संयोग से चुनाव प्रस्तर जो प्रदेश होता है वहाँ पर अपर्दन की क्रियाएं प्रभावित होती है। जलवायु उसको नियंत्रित करता है। उष्णार्द्र जलवायु में जल की अधिकता के कारण चुनाव प्रस्तर जो क्षेत्र होता है वहाँ अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के कारण इसकी दृष्टि से अत्यंत कमजोर क्षेत्र होता है, क्योंकि रासायनिक क्रिया होती है यहाँ पर सर्वाधिक सक्रिय होता है। वहीं पर यदि उष्ण जलवायु हो जाए और शुष्क जलवायु हो जाए तो जल की अल्पता या कमी के कारण वो क्या हो जाएगा, उसकी रासायनिक क्रिया शिथिल हो जाती है। तो इस तरह से देखते हैं ये जो वर्षा है किसी भी स्थान चुनाव प्रदेशों में कुल मिलाकर के कहाँ अपर्दन क्रिया होगी कि नहीं होगी उसको नियंत्रित कर रहा है। जहाँ नहीं होगा चुनाव स्तर में किसी प्रकार का अपर्दन और निक्षेपण क्रिया नहीं होगी, पानी नहीं गिरेगा। तो जहाँ पानी गिरेगा तो अपर्दन, जहाँ पे जब वर्षा होगी तो वहाँ पर अपर्दन क्रिया, वर्षा नहीं होगी तो अपर्दन क्रिया नहीं होगी, ये कहने का। यही नहीं, इतना ही नहीं, यहाँ की किसी भी जो जलवायु होता है स्थल रूप में उसको सिर्फ वैश्विक जलवायु प्रभावित नहीं करता, स्थानीय स्तर पर जो वैश्विकता होती है वो भी प्रभाव डालता है। जैसे देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के में यदि पूर्व से पश्चिम विस्तृत घाटी है, उसका दक्षिण मुखी ढाल होता है उत्तरी मुखी ढाल की अपेक्षा तीव्र होता है, क्योंकि उत्तरी मुखी ढाल में सूर्य की किरणें या सूर्यताप के कारण हिमावरण अधिक होता है और हिमकरण तथा हिमद्रवण की क्रियाएं वहाँ पर कम होता है। वनस्पतिक आवरण अधिक होता है। परिणाम स्वरूप अपर्दन क्रिया और अपक्षय की क्रिया उत्तरी ढाल में कम होता है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो ये आपका अपर्दन क्रिया है अधिक होता है। इसके कारण से यहाँ पर ढाल दक्षिणी गोलार्ध में तीक्ष्ण हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में वो माने उसका ढाल कम होता है। इस प्रकार से स्थानीय स्तर पे ये जलवायु है किसी भी स्थान के ढाल को भी नियंत्रित करता है। अब अपन ये देखते हैं कि किसी भी स्थान का जो जलवायु के में है उसका प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो जलवायु का किस प्रकार से उसका प्रभाव होता है, इसको जानने के पहले हम लोग अपर्दन और अपक्षय की क्रिया में इस चित्र को समझ लेते हैं कि केमिकल वेदरिंग कहीं पर क्यों होता है। तो पहले ये देखते हैं कि केमिकल वेदरिंग कहाँ होगा, कहाँ कम होगा। ये है वार्षिक वर्षा है, ये बढ़ते जा रहा है। दूसरी ओर ये जो होता है ये वार्षिक औसत टेम्परेचर है। संसार में ये जो मौसम है हर जगह आपको देखने को मिलेगा, कहीं कम वर्षा हो, कहीं ज़्यादा वर्षा होगा, कहीं कम तापमान, कहीं ज़्यादा। जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है और बहुत अधिक टेम्परेचर है इस क्षेत्र में,
तो यहाँ पर रासायनिक अपक्षय की क्रिया सर्वाधिक होती है, क्योंकि वर्षा का जल वहाँ की मिट्टी में रासायनिक क्रिया संपादित करता है। खास तौर पे भूमध्य रेखीय प्रदेशों के नीचे जो धरातल है वहाँ पर, और यहाँ पर रासायनिक क्रिया सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ पर वर्षा कम हो रहा है वहाँ पे और टेम्परेचर भी कम है, तो वहाँ पर रासायनिक क्रिया कम होती है। खास तौर पे जैसे आप जाकर देखेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रासायनिक क्रिया कम होती है। दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर, अब अपन देखते हैं फिजिकल वेदरिंग। रासायनिक क्रिया के विपरीत ये देखिए टेम्परेचर है, ये सॉरी वर्षा है, और ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये यहाँ पर इस क्षेत्र। जहाँ पर आप देखते हैं कि वर्षा कम है और तापमान भी कम है, यहाँ पर भौतिक अपक्षय की क्रिया अधिक हो रहा है। रासायनिक क्रिया यहाँ पर कम होता था, तो भौतिक क्रिया यहाँ पर अधिक हो रहा है। आप मरुस्थलीय क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो भौतिक क्रियाएं सबसे ज़्यादा होती है, आंतरिक क्रियाएं। दूसरा क्षेत्र होता है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होता है और बहुत अधिक टेम्परेचर, वहाँ पर लाइक भूमध्य रेखीय प्रदेश, यहाँ पर वनस्पति का घना आवरण होता है, जो कि अपक्षय और अपरदन क्रिया करने में अंतरारोधन की क्रिया संपादित करता है, जिसके कारण यहाँ फिजिकल जो होता है अपक्षय नहीं हो पाता। यही इस डायग्राम के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है कि किस प्रकार से जहाँ पर रासायनिक अपक्षय होता है वहाँ भौतिक अपक्षय नहीं होता, और भौतिक अपक्षय होता है वहाँ पर रासायनिक अपक्षय नहीं होता। समझने की भी बात एक और है, जहाँ पर अधिक तापमान होता है, अधिक वर्षा होता है, वहाँ पर केमिकल वेदरिंग पर रासायनिक क्रिया अधिक होती है। इसके विपरीत जहाँ पर वर्षा कम होती है और टेम्परेचर भी कम है, वहाँ पर रासायनिक क्रिया कम होता है। दूसरी ओर फिजिकल वेदरिंग में देखेंगे तो जहाँ बहुत अधिक वर्षा हो रहा है अब बहुत अधिक टेम्परेचर है, वहाँ पर जो फिजिकल वेदरिंग लगभग अनुपस्थित होता है। लेकिन जहाँ पर कम वर्षा हो रहा है और कम टेम्परेचर, मरुस्थलीय जलवायु जिस लाइक है जैसे सेमी एरिड रीजन, तो वहाँ पर भौतिक अपक्षय की क्रिया अधिक संपादित हो रहा है। तो ये मोटे मोटे तौर पे वेदरिंग का जलवायु है किस प्रकार से नियंत्रित करता है जो है अपक्षय की क्रिया को, ये समझाने का प्रयास किया गया है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि जलवायु का आकारजनक प्रक्रम। तो आमतौर पे देखते हैं तो जलवायु का जो पहला जो चीज़ होता है वो है जलवायु के आकारजनक प्रक्रम प्रत्यक्ष प्रभाव जो पड़ता है उसमें तापक्रम और तुषार दो जलवायु घटक हैं जो आपके आकारजनक प्रदेशों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और इसके संदर्भ में हम लोग ये बताने का कोशिश करेंगे किस प्रकार से जलवायु और तापमान नियंत्रित करता है। विभिन्न प्रकार के जलवायु है में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम कार्यरत होते हैं, ये आप लोगों को स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमनद और शुष्क या सेमी एरिड रीजन में आपको पवन कार्यशील रहेगा, और बीच का जो जहाँ पर टेम्परेट है, जहाँ पर हिम द्रवण होता है, वहाँ से तो वो नदी कार्यशील होता है। वे अलग अलग अपना अपरदनात्मक में, परिवहनात्मक में और निक्षेपणात्मक में भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। तो जलवायु की भिन्नता के आधार पर अपक्षय अपरदन को जो अपरदन को प्रभावित करता है। और इस रूप में देखेंगे तो कुछ विद्वानों ने आकारजनक प्रदेशों का या अपरदन क्रिया विधि का अध्ययन किया तथा ये पाया हिमांक से उच्च तापक्रम के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में महत्तीय अंतर, तापक्रम में बहुत कम अंतर होता है। हिम द्रवीकरण, हिमीकरण है किसी भी स्थान के चट्टानों के संकुचन और प्रसार को नियंत्रित करता है। जहाँ पर तापांतर कम होता है वहाँ पर अपक्षय की क्रिया कम होती है, और जहाँ पर तापांतर ज़्यादा होता है वहाँ पर
अपक्षय या भौतिक अपक्षय की क्रिया बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से देखते हैं वाही जल होता है। वाही जल एक्चुअल में क्या होता है, धरातल सतह पर फैलकर बहने वाले वर्षा जल को वाही जल या रन ऑफ कहा जाता है। वाही जल हो चाहे भूमिगत जल के नियंत्रण में भी तुषार का प्रभाव पड़ता है। उष्णार्द्र जलवायु में नदी के जल प्रवाह में नियमितता होती है, प्रस्तुत तुषार बहुत जलवायु में नदी के प्रवाह में तुषार से नियंत्रित होकर अनियमित हो जाता है। शरत काल में हिमकरण के फलस्वरूप न्यूनतम प्रवाह के कारण ग्रीष्म काल में हिमद्रवण होता है और अधिकतम प्रवाह होने से मौसमी परिवर्तन बढ़ जाता है। इस प्रकार से कुछ घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार से वायु के कार्य में भी तुषार का प्रभाव होता है। तुषार बहुत जलवायु में हिम के कारण पदार्थ संगठित होकर चिपक जाते हैं और जिससे जो तेज गति से बहने वाली जो हवा जैसे ब्लिज़ार्ड है उसको उड़ा ले जाता है। तुषार का एक और प्रभाव देखते हैं। तुषार का प्रभाव तटीय प्रक्रमों पर भी होता है, क्योंकि तुषार के कारण जो तट के समीप तरंग जो तुषार होता है बर्फ ठोस रूप में जमा हो जाता है और सागरीय तरंगों से ये तट की रक्षा करता है। जिन भागों में हिमद्रवण क्रिया हिमीकरण होता है वहाँ पर तट की रक्षा होता है, लेकिन जहाँ पर हिमद्रवण की क्रिया होगी वहाँ पर अपक्षय की क्रिया फिर शुरू हो जाए, माने वहाँ पर अपक्षय क्रिया संपादित होने लगती है। इसी प्रकार से तापमान के देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दिन और रात का जहाँ पर 33 अधिक सेंटीग्रेड तापमान अंतर होता है वहाँ पे चट्टानों का संकुचन और क्या होता है फैलाव ज़्यादा होता है और इसी कारण चट्टानें हैं अपने आप टूटने लगता है। तो ये क्रियाएं आपको संपादित होंगे। फिर अब अपन लोग देखते हैं वो है कि अगला क्रिया जो है इसको देखते हैं, जलवायु का अप्रत्यक्ष प्रभाव। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव में पहला देखते हैं तो ये होता है आपके जलवायु, वनस्पति और आकारजनक प्रक्रम, इसमें बीच में क्या संबंध है। तो वनस्पति तथा मिट्टी के सहारे जलवायु का आकारजनक प्रक्रमों पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। भूमंडल पर वनस्पति के प्रकार मंडली प्रतिरूपों में पाए जाते हैं जिसका संबंध जलवायु से होता है। वास्तव में अलग अलग पेटी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु प्रदेश पाया जाता है और जैसे नीचे के ऊपर जैसे भूमध्य से रेखी वन सघन होता है, फिर बीच में पतझड़ वन, फिर आपको कोंकण तट में ऊपर ध्रुवों पर जाएंगे तो कोणधारी टैगा वन मिलते हैं। तो ये जलवायु से नियंत्रित होता है। और जलवायु होता है जो वनस्पति होता है किसी भी स्थान के अंतरारोधन का कार्य करता है। तो जहाँ अधिक वनस्पति होगा तो वहाँ पर अपर्दन क्रिया कम होगी या अपक्षय क्रिया कम होगी, और जहाँ पर अपक्षय क्रिया तो बढ़ जाएगा वनस्पति होने से, तो अपर्दन क्रिया कम हो जाता है। दूसरी ओर देखेंगे जहाँ वनस्पति नहीं है तो वहाँ पर अपक्षय क्रिया बढ़ जाता है। शुष्क प्रदेशों में अपक्षय क्रिया अधिक होती है क्योंकि वनस्पति नहीं होती। यहीं पर जहाँ पर मध्य रेखीय प्रदेशों में अपर्दन की क्रिया नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पर वनस्पति अंतरारोधन का कार्य करता है। तो ये हो गया जलवायु। इसी प्रकार से वर्षा के जल को जो होता है उसको जो वर्षा का जल होता है ये तीर की भांति धरातल पे आता है और मिट्टी को पकड़ को ढीला कर देता है जहाँ पर, और उससे अपर्दन क्रियाएं हैं जल्दी होने होता है। यदि किसी भी स्थान पे वनस्पति रहेगा तो वहाँ पर ये है अंतरारोधन का कार्य करेगा और रोक देगा। पर्यवेक्षण के आधार पर हम मोटे मोटे तौर पे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वनस्पति है किसी भी स्थान के जलवायु को किस प्रकार से आकार को किस प्रकार से नियंत्रित करता है। पहला लेते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश जहाँ पर सदाबहार जंगल पाया जाता है और यहाँ पर अधिक वर्षा होता है, अधिक तापमान के कारण वनस्पति सर्वाधिक होता है और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर अंतरारोधन का कार्य होता है और जो यहाँ पर जो वर्षा का जल है वहाँ पर किसी प्रकार का
अपर्दन क्रिया को संपादित नहीं कर पाता। वाही जल होता है और वो ज़्यादा अपर्दन क्रिया नहीं कर पाते। दूसरा उदाहरण लेते हैं पतझड़ वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो अपर्दन क्रिया है ये मौसम पे आधारित होता है। जहाँ जब वनस्पति हैं, जब फूल रहता है, पतझड़ माने सदाबहार किस्म का रहता है, पत्ते रहते हैं, तो अपर्दन की क्रिया कम हो जाती है। जब यही क्रिया पतझड़ के बाद यदि होता है तो वहाँ पे अपर्दन क्रिया बढ़ जाती है। शुष्क प्रदेशों में देखेंगे, जहाँ पर स्थलीय या सेमी एरिड रीजन में, तो यहाँ पर देखेंगे तो वर्षा के अभाव के कारण, वनस्पति के अभाव के कारण यहाँ पर शून्य अंतरारोधन होता है। वनस्पति रहता ही नहीं है तो रोधन कहाँ पैदा या रोग कहाँ पड़े। इसके लिए जलवायु और वर्षा का सीधा प्रभाव पड़ता है। शुष्क सेमी एरिड रीजन में छोट मोट की झाड़ियाँ रहती हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा अंतरोधन होता है। तो ये वनस्पति जलवायु और जो भू आकारजनक प्रदेश के बीच में संबंध है। अगला हम जो लेते हैं वो है जलवायु, वनस्पति और मृदा का बीच में संबंध क्या होता है। जलवायु का प्रभाव वनस्पति पर तथा वनस्पति का प्रभाव मिट्टियों पर होता है, तथा इसलिए कहते हैं आकारजनक प्रदेशों में मिट्टी की पारस्परिक क्रिया या मृदा की उत्पत्ति और रासायनिक अपर्दन होता है जलवायु द्वारा नियंत्रित होता है। क्योंकि किसी भी स्थान पर मिट्टी होता है, वो उन्हीं मिट्टी में देखेंगे तो किन से बनता है मिट्टी, मूल चट्टान और वनस्पतियों से मिल करके मिट्टी का निर्माण होता है। और किसी भी स्थान पे मिट्टी का जो संरचना होता है, संगठन होता है, इन्हीं तत्वों पर आधारित रहता है। रासायनिक का पक्ष है और जो भौतिक का पक्ष है, क्रियाएं इन्हीं मिट्टियों में होता है। तो मिट्टी है होता है, मिट्टी का जो कहेंगे प्रकृति है, ये इसी के आधार पर वहाँ पे अपर्दन क्रिया संपादित होता है। मृदा मंडल में आमतौर पे रासायनिक अपर्दन तथा अपक्षय के कारण रिगोलित की सतह पे कई प्रकार के यांत्रिक परिवर्तन होता है। जैसे कठोर शैल के परिवर्तन के कारण जो संगठित कवच बन जाता है। ये लसदार जो मिट्टी होता है, चिपचिपा होता है, जिसमें काली मिट्टी जैसे लसदार चिपचिपा होता है, मृतिका के ऊपर आवरण के रूप में होता है। तो यह मृतिका के कणों को एकत्रित कर देता है, और जिसके कारण से इसमें चिपचिपापन के कारण अपक्षय की क्रिया कम हो जाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि वनस्पति मृदा से मृदा है इन जलवायु से, तो इस प्रकार से एक संबंध बन जाता है। और ये जो जलवायु है ही निर्धारित करता है किसी स्थान पर कौन सा वनस्पति होगा और किसी स्थान पर कौन सा ये क्या कहते हैं मिट्टी का निर्माण होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो अपर्दन की क्रियाएं जो संचालित होती हैं या अपक्षय क्रिया संचालित होती है, किस प्रदेश में कम, किस प्रदेश में ज़्यादा होता है। तो जैसे जो आमतौर पे मास जो होता है, मास कहेंगे, मास लैंडिंग या मास मूवमेंट होता है, तो ये आप देखेंगे जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा हो रहा है, इस क्षेत्र में बहुत वर्षा हो रहा है, और इस क्षेत्र में देखेंगे तो ये टेम्परेचर औसत है वो बढ़ते जा रहा है। तो मास लैंडिंग सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा और बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। क्योंकि वर्षा का पानी जब मिट्टी में घुस जाता है तो उसकी पकड़ को ढीली कर देती है, और यहाँ पर सर्वाधिक संचलन होता है। भूमध्यरेखीय प्रदेश इसके लिए अपवाद है, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति का अंतरारोधन के कारण से मास लैंडिंग पहाड़ों में होगा, मैदानी क्षेत्रों में नहीं होगा। इसी प्रकार से देखें, जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, तो मास लैंडिंग की क्रिया न्यून होते जा रहा है। ये न्यून इस क्षेत्र में ये स्पष्ट सीमा रेखा बन जाता है। जहाँ वर्षा ज़्यादा हो रहा है द्रव्यमान संचलन ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ वर्षा कम हो रहा है तो आपको मास मूवमेंट कम हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट वर्षा की मात्रा से द्रव्यमान संचलन निर्धारित होता है।
दूसरा देखते हैं जलीय अपर्दन। जलीय अपर्दन अपन नदी के रूप में काम होता है देखते हैं। तो इस चित्र में देखेंगे तो ये 1 मिनट सॉरी है ना, इस चित्र में देखेंगे तो आपके ये वर्षा है, बढ़ते जा रहा है और ये वार्षिक टेम्परेचर बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य इस क्षेत्र में ये भूमध्य रेखीय जलवायु और ये मरुस्थलीय जलवायु है, दोनों ऊपरी जलवायु है। एक में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एक में टेम्परेचर कम होता है। एक में टेम्परेचर कम वर्षा कम होता है, एक में वर्षा ज़्यादा होता है। तो ये पूर्णतः से विपरीत जलवायु है। यहाँ पर देखते हैं जलीय अपर्दन है जो ये यहाँ पर कम हो रहा है जबकि ज़्यादा होना चाहिए, दोनों में समानता है। उसका कारण ये है कि ये क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, अति वर्षा अति तापमान, यहाँ पर वनस्पति का आवरण हो जाता है। तो आवरण होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हिम अंतरारोधन की क्रिया होती है और इस कारण से अपर्दन की जलीय अपर्दन क्रिया कम होती है। इस क्षेत्र में वर्षा ही नहीं होती तो जो जलीय अपर्दन सवाल ही नहीं होता। बीच का ये सेमी एरिड रीजन है तो यहाँ पर होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ बहुत अधिक कम वर्षा हो रहा है, बहुत कम टेम्परेचर है, वहाँ बहुत अधिक वर्षा और बहुत अधिक टेम्परेचर, वहाँ दोनों की स्थिति सेम लगभग हो जाती है, दोनों में जलीय अपर्दन क्रियाएं नहीं होती। बीच के क्षेत्र में आपके ये जलीय अपर्दन की क्रियाएं संपादित होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हिमद्रवण स्थिति रहता है वाही जल यहाँ पर कार्यशील होता है और वह लैंड फ्लो होता है। तो ये अपर्दन की क्रियाएं हो गई। अब जलीय अपर्दन का अब पवन किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसमें जहाँ पर अर्ध शुष्क शुष्क क्षेत्र में पवन सक्रिय होता है, आप लोग जानते हैं ये वर्षा की मात्रा है और ये और इस टेम्परेचर है। यहाँ जहाँ पर वर्षा पवन है जब बहुत कम है और टेम्परेचर भी कम है तो यहाँ पर पवन है ज़्यादा सक्रिय होगा। क्यों? भौतिक अपक्षय की क्रिया यहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि तापांतर ज़्यादा होता है। दूसरी ओर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ते जाता है, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, पवन कार्य शिथिल होते जाता है इन क्षेत्रों में क्योंकि वनस्पतियों का आवरण अंतरारोधन की क्रिया संपादित करती है। तो आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। जहाँ पर वनस्पति नहीं होगा वहाँ अंतरारोधन, वनस्पति के अभाव में अंतरारोधन की क्रिया नहीं होती, इसलिए पवन अपना बहुत तीक्ष्ण कार्य करता है। छत्रा के आडांग पेडी प्लेन बजाडा ये सब अर्ध शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में होने वाला संपादित कार्य नहीं होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में यहाँ पर आपके कम होगा। इसी प्रकार से देखेंगे जब टेम्परेचर अधिक है लेकिन वर्षा भी कम है, सवाना प्रदेश लाइक ये प्रदेशों में पवन का जो क्या कहते हैं काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये प्रदेश शुष्क वाला प्रदेश है। तो इस प्रकार से आपका देखने से समझ में आता होगा कि किस प्रकार से किसी भी स्थान के जलवायु को विभिन्न प्रकार के वनस्पति और मृदा मिल करके एक आकारजनक प्रदेश का निर्धारण करते हैं। और ये कहा जाता है कि अंत में वहीं शुरू होता है भव्याकृतिक प्रक्रम जलवायु से प्रभावित तथा नियंत्रित होता है तथा प्रत्येक प्रकार के जलवायु का अपना विशिष्ट स्थल स्वरूप आपको होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं किसी भी स्थान के आकार आकृति जो और उसकी स्थल के विकास में जलवायु का बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस जहाँ तक आकारजनक प्रदेश को समझाने की मैंने कोशिश किया। यदि इसमें संबंध में मेरे से यदि कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9406062503। धन्यवाद।